टाइम्स पर। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। याचना नहीं, अब रण होगा, ये आवाज है उस भारत की जो अब ना केवल अपने सम्मान की रक्षा करता है बल्कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर सबक भी सिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा प्रहार जिसने दुश्मन के हौसलों को रौंद डाला। जहां हमारी वायुसेना ने दुश्मन के नापाक इरादों को राख में बदल दिया, वहीं हमारी जल सेना ने समंदर की गहराइयों से गरजते हुए उसके सपनों को, यानी दुश्मन के सपनों को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान की नींव हिला देने वाला यह ऑपरेशन सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। भारत से टकराने का अंजाम आखिर क्या होता है, यह पूरी दुनिया ने भी देखा। जब युद्ध का नर्तन शुरू होता है तो गर्जना वही करता है जिसकी भुजाओं में शक्ति और हृदय में विजय का संकल्प होता है। क्योंकि विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। रामचरितमानस की यह चौपाई एक संदेश है उस भारत का जो अब ना झुकेगा ना रुकेगा, केवल जीत लिखेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्र के नाम उनका संबोधन होगा और उसमें बहुत अहम उनका संबोधन है, सबकी निगाहें उस पर लगी है। लेकिन उससे पहले हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए आज दिखा दें कि आखिर क्या क्या रहा इस पूरे ऑपरेशन में। क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना सेना की तरफ से, तो उसमें कई अहम बातें आई। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर से आखिर भारत ने क्या पाया। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने निर्णायक जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया, ये अहम बात जो निकलकर सामने आई। और साथ ही इस कार्रवाई ने न केवल ऑपरेशन सिंदूर के रूप में एक लक्ष्मण रेखा खींची, बल्कि अगर हम इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान, जिसे नजरअंदाज करने की गलती कभी भी नहीं कर सकता, पहली बार आतंकियों और उनके सरपरस्तों के बीच के फर्क को नकारा गया, पूरी तरह से नकारा गया। और इसके अलावा क्या क्या भारत ने पाया, हम जल्दी मैं चाहूंगी कि ग्राफिक्स थोड़े जल्दी चले। इससे पाकिस्तान के नापाक इरादों पर लगाम भी कसी। पाकिस्तान का एयर डिफेंस बस ताकता रह गया, भारत की तरफ देखता रह गया। 23 मिनट सटीक और तेज कार्रवाई भारत की तरफ से हुई, जिसको लेकर पूरी दुनिया ने देखा। और पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बेनकाब हो गई। भारत की आधुनिक एयर डिफेंस क्षमता का दमदार प्रदर्शन भी देखने को मिला है। और एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर ने गिराए पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल, जिसकी बात पाकिस्तान लगातार कर भी रहा है। संघर्ष को बढ़ाए बगैर भारत का सटीक वार लगातार जारी था। और साथ ही भारत के शुरुआती निशाने पर केवल आतंकी अड्डे थे। भारत ने लगातार ये साफ किया है कि हमारा मुकाबला सिर्फ आतंकवाद से था और जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए आतंक पर कड़ा प्रहार भारत की रणनीति का एक हिस्सा रहा। साथ ही भारत ने 9 हाई वैल्यू आतंकी लॉन्च पैड, जिनकी बात की जा रही है ना, वो भी खत्म कर दिए। और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर प्रहार किया। मोस्ट वांटेड सूची में शामिल खतरनाक आतंकियों को पूरी तरह से मार गिराया। तो भारत ने क्या पाया जिसकी चर्चा है वो यही है, कई आतंकी मॉड्यूल्स के प्रमुखों को भी मार गिराया गया। और साथ ही परमाणु संपन्न देश की वायुसेना शिविरों को निशाना बनाने वाला पहला और एकमात्र देश बना है भारत। और 3 घंटे में 11 एयरबेस पर हमला किया। साथ ही पाकिस्तानी वायुसेना का 20% ढांचा पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। और साथ ही पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर बमबारी की। ये तमाम हम आपको बता रहे हैं फिलहाल भारत ने क्या अचीव किया। इसमें पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, 4 एयरमैन सहित 50 से अधिक लोग मारे गए। और इसमें ये तमाम डिटेल्स जो हैं, भोलारी एयरबेस पर हुई बमबारी में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भी पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। और साथ ही देश की बढ़ती संयुक्त सैन्य ताकत का प्रमाण सेना, नौसेना और वायु सेना ने मिलकर ये जो हमले किए उससे अंजाम दिया। दुनिया को यह भी दिखाया
कि देश की रक्षा के लिए किसी की इजाजत का इंतजार अब भारत नहीं करेगा। और साथ ही यह भी दिखाया कि आतंकवाद को सजा दी जाएगी, कहीं भी, कभी भी, घर में घुसकर भी। तो अब दूसरा आपको ये दिखाते हैं कि आतंक पर जब सीधा प्रहार किया गया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, पाकिस्तान की कमर किस तरह से भारत ने पूरी तरह से तोड़ कर रख दी। 11 एयरबेस पर जबरदस्त हमले कर दिखाई उसकी औकात, और साथ ही 11 एयरबेस में से ये 4 पाकिस्तान के लिए थे बेहद खास। वो 4 जिनकी चर्चा है ना, उसका थोड़ा सा आपको डिटेल बता दे क्या क्या हुआ उन और कैसे खास है वो। तो पहला हम आपको बताते हैं जिस एयरबेस की बात हो रही है, नूर खान एयरफील्ड इस्लामाबाद, जिसमें पाकिस्तानी सेना का असली नर्व सेंटर जो था, जिस पर जो दुखती रख थी ना एक तरीके से, यहीं से पूरे ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाता था पाकिस्तान की तरफ से, और यहां का ऑपरेशन सेंटर पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया भारत ने। नूर खान एयरफील्ड, यही वो पल था जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया पूरी तरह से कि आखिर ये क्या कर दिया भारत ने। पाकिस्तान ने भारत से गिड़गिड़ाते हुए सैन्य कार्रवाई रोकने की भी मांग कर दी। तो ये वो पॉइंट्स हैं। दूसरा, सुक्कूर एयरफील्ड, एयरक्राफ्ट शेल्टर को मटियामेट कर दिया भारत ने पूरी तरीके से। ये दूसरा जो हम आपको बता रहे हैं, 4 में से ये दूसरे नंबर का। भोलारी एयरफील्ड, जिसमें एयरक्राफ्ट हैंगर के 2 टुकड़े भारत ने कर दिए, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है इस वक्त। अब यहां पर सिर्फ कबाड़ का ढेर ही पड़ा हुआ है और पाकिस्तान रो रहा है कि आखिर क्या हुआ। और यह है जैकोबाबाद एयरफील्ड, यहां पर भी हैंगर को पूरी तरह से भारत ने तबाह कर दिया। सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है वहां पर। जो तस्वीरें हैं वो लगातार वीडियो के जरिए आपने देखी भी हैं। अंदर जो कुछ भी था अब सिर्फ मलबे का ढेर है। और इसी तरह से जैकोबाबाद एयरफील्ड की जो स्थिति है वो दिखाई दे रही है। तो अब हम आपको बता दें, आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को, देश को, राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। भारत का दृढ़ और सशक्त जवाब जो है वो दिया गया। और ये जो स्लोगन है, भय बिनु होई न प्रीत, ये आपने देखा कि किस तरीके से सेना ने आज देश को, दुनिया को और खासकर पाकिस्तान को बता दिया। अब चलिए जरा तस्वीरें देखते हैं और सेना की तरफ से जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो बयान सामने आए, कुछ वीडियो, कुछ बयान, और उसके बाद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये पैकेज देखते हैं। जलधि जड़ भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी। आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। देश में और पूरे वर्ल्ड में बुद्धि की जरूरत है, युद्ध की नहीं। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो हम लोग को नाज है अपने आर्म फोर्सेस। मोदी अब भारत की तरफ नजर उठा के देखोगे तो आपको अंदर घुस करके नस्तो नाबूद किया जाएगा। तो यही वो तस्वीरें हैं जिसकी बात हम कर रहे थे, बहुत ज्यादा वायरल हैं। और सिर्फ ये तस्वीरें नहीं बल्कि सबूत जिसकी बात पाकिस्तान अपना एक गलत और झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हुए कर रहा है ना, लगातार उसकी मीडिया में गलत झूठा प्रोपेगेंडा लगातार चल ही रहा है। खुद उसी के आवाम पोल खोल रही है
और लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हो। अब सोशल मीडिया का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद उनके प्रधानमंत्री, उनके रक्षा मंत्री, जब उनसे पूछा जाता है आपके पास क्या सबूत है, तो वो अपने सबूत नहीं बताते। वो कहते हैं कि भारत की सोशल मीडिया को देख लीजिए, वो खुद दिखा रहे हैं। तो सोशल मीडिया जिस देश की आवाम के लिए, जिस देश के प्रधानमंत्री के लिए सबूतों का पिटारा सोशल मीडिया के जरिए आता है, अब उस देश का तो खुदा ही मालिक है। लेकिन खास मेहमान जुड़ गए, पहले परिचय करा देते हैं खास मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल भी हैं इन्फेंट्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी मौजूद हैं, रिटायर्ड फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। हमारे साथ एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व सेक्रेटरी हैं विदेश मंत्रालय में। साथ ही हमारे साथ एयर मार्शल संजीव कपूर जी जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर डीजी हैं इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी इंडियन एयरफोर्स में। आप सभी बेहद ही खास मेहमानों का स्वागत है। लेकिन मैं ज़रा लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, शुरुआत आप ही से करती हूँ। जिस सरकार का प्रोपेगेंडा, जिस सरकार का मिशन जो है वो सोशल मीडिया से खबरें निकालना हो, जिसके सेना के प्रमुख और सेना के लोग खुद कह रहे हैं कि हम तो भाई जिहादी हैं, अब उसका तो कौन मालिक है? फिर सबूत की कोई ज़रूरत ही नहीं है सर। रीमा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की जो फितरत है, जो उसकी सोच है, जो उसकी मानसिकता है, वो एक नापाक हरकतों में ही दिखाई देती है। और जिस प्रकार हर बार हेट इंडिया, भारत से नफरत, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, ऐसी जिहादी मानसिकता पाकिस्तान लेकर के आया है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब उनके रक्षा मंत्री से पूछा जाता है कि आप इतना सब कुछ कह रहे हैं, कुछ सबूत, तो बोलते नहीं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के लिए मैं अपने आपके द्वारा सबको बताना चाहूँगा कि जो रिस्पॉन्सिबल मीडियम्स हैं भारत के, उनके ऊपर ही हम लोगों ने यकीन करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त दुश्मन जो है हर हमेशा फॉल्स प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश करता है। और लोग उसको लगता है, जैसे वो उन्होंने खुद कहा, रक्षा मंत्री ने, पाकिस्तान के सोशल मीडिया, तो सारे के सारे सोशल मीडिया ना, मैं कहूँगा इस वक्त सब ने, आप जैसे दूरदर्शन के चैनल, ऑल इंडिया रेडियो, सिर्फ इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए, यकीन करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आते हैं, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जो भी प्रेस मीटिंग्स होती हैं जिसमें चीफ्स हैं, सब बैठे हैं, वो बता रहे हैं क्या हो रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी बता रहे हैं, उन्हीं के ऊपर विश्वास करना चाहिए। पाकिस्तान जो है आज की तारीख में जिस प्रकार से बिल्कुल भिन्न भिन्न आ गया है, उसने घुटने टेक दिए हैं, इसलिए क्योंकि भारतीय सेना ने जिस प्रकार से वार किया है पाकिस्तान के एयर डिफेंस के ऊपर, और 11 एयरफील्ड्स, 11, एक दो नहीं, उनके पास 16 एयरफील्ड्स हैं ऑपरेशनल, इसमें से 11 एयरफील्ड, इतना ज़बरदस्त झटका लगा। हैंगर्स, ATC टावर्स, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन, कम्युनिकेशन सेंटर्स, रेडार, उनके हवाई जहाज, सब के सब वहाँ बर्बाद हो गए। तो आज इसलिए पाकिस्तान जो है गिड़गिड़ा करके अमेरिका के पास पहुँचता है कि हमारी भारत से बात कराओ, हम भारत के साथ बात करना चाहते हैं, हम लड़ाई रोकना चाहते हैं। पर पाकिस्तान पाकिस्तान है, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी, ये जो बात यहाँ पर कुलकर्णी जी कह रहे हैं, एक और प्रोपेगेंडा जो लगातार चल रहा था, परमाणु जगहों पर हमला कर दिया है, परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। हमारी सेना ने आज ये साफ कर दिया कि भाई किराना हिल्स की तरफ तो हमने देखा नहीं, कोई हमला नहीं किया है। तो इस प्रोपेगेंडा से भी पाकिस्तान बाज आए कि ऐसा भी कुछ हुआ है, वो भी एक झूठ है जिसका पर्दाफाश आज कर दिया गया। रीमा जी, अपने प्रोग्राम पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक झूठ बोलने का प्रश्न है, अगर झूठ बोलने की नोबेल प्राइज कोई डिजर्व करता है तो वो पाकिस्तान है। तो आज देखिए, आज जो भारतवर्ष ने जहाँ जहाँ अटैक किए, आप उसके आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमें नहीं पता है कौन सी चीज़ वो कहाँ उन्होंने छिपा कर रखा है, लेकिन ये जरूर है कि जिस हवाई अड्डों पर और जिस जगहों पर हमने हमला किया है, अगर उन्हीं जगहों पर उन्होंने छुपा के रखा था तो उसमें तो कुछ न कुछ क्षति जरूर पहुंची होगी। और 2-4 हवाई अड्डे हैं जहां पर कि खड़े हवाई जहाज और कुछ उनके वायु सैनिक मारे गए हैं। तो शायद वो इसका प्रमाण है कि वो वहीं से अपने परमाणु शस्त्रों को हमारे ऊपर भेजकर गिराना चाह रहे थे। तो मैं तो कहूँगा कि ये जो
मिलजुल कर हमारी तीनों सेनाओं ने जो वहाँ पे हमला किया है, उनकी रीढ़ की हड्डी अब टूट गई है और तभी वो भागे जल्दी से। और डीजीएमओ ने, हमारे डीजीएमओ को यहाँ फ़ोन किया और उनसे कहा कि भाई अब लड़ाई तो रोको। ये देखिए आप जो अभी दिखा रही हैं, आपने पहले जो दिखाया है वो एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ये कोई झूठ नहीं, हम तो तस्वीरों के साथ उस प्रमाण को दिखाते हैं, जैसा कि जनरल कुलकर्णी ने भी कहा। तो हमें इस बात का गर्व है कि हमारी सेनाएं, तीनों सेना ने मिलकर जो प्रहार किया है उनके ऊपर, और प्रहार करने के लिए अब भी तैयार है। नौसेना ऐसी जगह पे खड़ी है अपनी पूरी ताकत लेकर, जहाँ की उन्होंने किसी भी कमर्शियल शिप को, जो कि उनके लिए तेल, ईंधन और शस्त्र अस्त्र और जो बारूद, गोला बारूद ला रहे थे, वो अंदर नहीं आ पाया पिछले 6-7 दिन से। तो अब वो उसको, लड़ाई को चला भी नहीं सकते हैं। उनकी इकोनॉमिक ब्रेकडाउन तो हुई है, जबकि सबसे पहले विदेश मंत्रालय ने घोषणा की हम सिंधु, जो हमारा उनका पानी का हमारा जो ट्रीटी है, उसको उन्होंने रोक रखा है, उसको वो लागू नहीं कर रहे हैं। तो उस समय से जो उनकी एग्रीकल्चर है, उनकी जो कृषि व्यवस्था है, वो बिल्कुल असंतुलित हो गई है। और नीचे अगर आप किसी पोर्ट में, उनके किसी बंदरगाह में उनका कोई भी सपोर्ट सिस्टम बंद कर दें, तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से और मिलिट्री के रूप से एक सेना की ओर से जो चारों तरफ से उनके ऊपर जवाब दिया गया है, दबाव दिया गया है, वो देखने के लिए रीवा जी। बिल्कुल, चारों तरफ से जवाब दिया गया है, घुटने टेक दिए पाकिस्तान ने, और साथ में सर जो भी चीजें हो रही है। लेकिन एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, ये जो बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा है, जिस तरीके के उनके चैनल्स पर भी झूठ दिखाया जा रहा है, आतंकवादियों के साथ आप खड़े हो, हमारा निशाना सिर्फ आतंकवादी थे, आतंकवादी संगठनों के जो रहनुमा बनते थे वहां पर वो थे, तमाम वही चीजें थी। लेकिन जिस तरह से वो खुद कह रही है सेना वहां पर कि हमारे बीच में जिहादी हैं, हमारे सैनिक जिहादी हैं, तो उनका लुक देख लीजिए, उनका फील देख लीजिए, और मेंटालिटी तो दिख ही रही है। देखिए, इसमें 2-3 टेकअवेज है। पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरे वरिष्ठ जो पैनलिस्ट हैं सेना के, आई एम आउटनंबर्ड टुडे बाय देम, बट स्टिल आई विल से दैट वन थिंग इज बिकम क्लियर। एक तो है कि पाकिस्तान के दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है, क्योंकि वो टेररिस्ट के साथ खड़े हैं, वो तो दिख ही रहा है। पाकिस्तान के मिलिट्री उनके जनाजे में है, मतलब बैठ खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान अब खुले आम कह रहा है कि हम तो टेररिस्ट के साथ हैं। तो पाकिस्तान इज टुडे स्टैंडिंग इन द डॉक कि भाई मैं एक मतलब स्टेट सपोर्टेड टेररिज्म में विश्वास करता हूं, और मैं इसको एक डिप्लोमेटिक टूल या जो भी है टूल में यूज करता हूं। प्रोपेगेंडा की जहां तक बात है, देखिए आज का जो युद्ध है, जो आज के ज़माने का जो मॉडर्न वॉरफेयर है, मेरे जो वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं वो मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं। पर देखिए, ये जो डोमेन है बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि आज अगर आपने यूक्रेन में देखा होगा किस तरह से क्या क्या वेपन्स यूज हुए हैं, तो ये ड्रोन्स वॉरफेयर, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर वॉरफेयर, इस तरह की वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर तो नहीं कहूंगा, बट डिप्लोमेटिक प्रेशर, ये सब मिलजुल के एक मतलब एक होलिस्टिक काइंड ऑफ वॉरफेयर जो है वो हमको दिख रहा है। और हमने, मेरे विचार में, हमको अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो है, जो भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, उस पे जाके हमें एक बार बैठ के रिव्यू करना है। ये जो हमने झेला है पाकिस्तान के साथ, इस पे हमको अच्छी तरह से इसके लेसन्स लेने हैं, और हमको जो लूप होल्स हैं, जरूर होते हैं लूप होल्स, ऐसी बात नहीं है, उनको हमको ब्लॉक करना है। तो इसमें मेरे ख्याल में ये चर्चा जो है शुरू हो गई है, और मुझे लगता है हमारे जो अभी गवर्नमेंट के लोग हैं वो सब जानते हैं, और वो इस पे चर्चा जरूर करेंगे, और इस पे जो भी आगे कार्रवाई होगी हमको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ। पर एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ बिफोर आई फिनिश, कि हमारी जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक है। हमने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे ज्यादा ध्यान दिया है, इसीलिए हमको ये उस पे भी ध्यान रखना चाहिए।
पर क्या, बट सिक्योरिटी एंड सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री इज सुप्रीम। तो अगर वहां पे थोड़ी सी हमें सेक्रीफाइस करनी पड़े तो करनी चाहिए, क्योंकि हमें मिलिट्री बजट्स वगैरह को फिर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का वाकया फिर हो सकता है। मैं समझता हूं पाकिस्तान इतनी जल्दी नहीं मानेगा। उस पर हमने जो कॉस्ट इम्पोज किए हैं उस पर जरूर वो सोचेगा, और दुनिया के बारे में भी सोचेगा कि देखिए, उसको इस बार दुनिया में किसी ने सपोर्ट नहीं किया। चाइना ने भी पहलगाम अटैक को टेररिज्म बोला है, पर उन्होंने पाकिस्तान पे उंगली नहीं उठाया है। मतलब बेसिकली उन्होंने बोला वी कंडेम टेररिज्म एवरीवेयर, ये वो जो भी बोलते हैं, बट उनकी तो दोहरी नीति है ही, यू नो, दे आर डबल फेस्ड एंड दे ऑलवेज से वन थिंग and then they say something else to the other party. So this is what we are facing. ठीक है। Pakistan abhi they will lick their wounds, but I'm sure they will again do the same thing that they have done. ठीक है। Because मैं सर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हम तो, हमारा जो अलायंस है वो टेररिज्म के साथ। बिल्कुल। एयर मार्शल संजीव कपूर जी, ये जो बात है ना, जो बात रंजन चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, मैं जरा उसी पर आपसे भी वही बात करना चाहूंगी। चाइना और तुर्की, और जब उनके प्रधानमंत्री ने, शहबाज शरीफ ने जब संबोधन किया, तो वो लगातार एक तो लंबी फहरिस्त उन्होंने धन्यवाद की बना रखी थी। सबको धन्यवाद देते देते उन्होंने चीन और तुर्की, इन दोनों को जबरदस्त वाला धन्यवाद दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है अब, क्योंकि चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ जो आपस के रिश्ते हैं वो तो दिखाई दे ही गए ना सर। नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू फेलो पैनलिस्ट। अच्छा लगा रीमा जी आपके प्रोग्राम में आके। जो आपने पूछा कि तुर्की और चीन का जो संबोधन उनके प्रधानमंत्री ने किया, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये शुरू में 8 बजे होनी थी शाम, और उसके बाद इसको किसी दबाव के कारण वो 11 बजे की गई उनके पाकिस्तानी टाइम पे। और उसके जो फ्रेम्स आए हैं मैं देख रहा था, उसमें 15 एडिटिंग हैं, आप ज्यादा जानते होंगे। तो और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी शहबाज शरीफ की, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सहमे और डरे हुए हैं और किसी डर में वो बात कर रहे हैं, और हर बार उनकी आंखें घूम रही थी कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है कि नहीं है। एंड जब आदमी डरा होता है, घबराया होता है, तो इस तरह की बात करता है, वैसा हमें प्रतीत हुआ। अभी कुछ चीजें जो उभर के आई हैं पिछले 2-3 दिन में, जो दुनिया को जाननी चाहिए। सबसे पहले ये एक है कि पूरे यूरोपियन देशों में, नेटो देशों में और अमेरिका में भारत ने जो कार्रवाई की है उसकी सराहना कहीं ज्यादा नहीं की गई, और बहुत जगह तो उसके विपरीत लिखा गया है। अब इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ये है कि विदेश, स्पेशली वेस्ट और ये चीन और बाकी देश नहीं चाहते कि भारत में जो निर्मित हथियार हैं उन्होंने जो सक्षमता से कार्य किया है उसकी कहीं ज्यादा वाहवाही। बिकॉज जो भी हमने निकाले हैं दुश्मन के हवाई जहाज, जो उनके वेपन्स, जो एयर डिफेंस के ड्रोन्स, मिसाइल, जो भी हमने निकाले हैं, वो सब के सब या तो रशियन है या भारतीय है। तो ये अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज इस बारे में बताएंगे तो उनकी कहीं ना कहीं बेइज्जती होगी कि उनके जो इक्विपमेंट है वो इनको डिफेंड नहीं कर पाए। ये एक मेरी समझ है। दूसरा, हमने आज कल मैंने रात एक ट्वीट किया था, उसमें वो काफी वो हुआ। उसमें मेरा ये मानना, निजी मानना है कि भारत हैज अराइव्ड ऑन 10th May ऑन इंटरनेशनल स्क्रीन। रीजन, 10 मई से भारत is counted now as a military power in this world. आज तक हमारे को कहा जाता था कि हम हर चीज इंपोर्ट करते हैं, भारत में कुछ निर्मित नहीं होता, भारत हमेशा और देशों से टेक्नोलॉजी मांगता रहता है। बट क्वाइटली इन द लास्ट फ्यू इयर्स हम ग्रो किए। आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उसमें उदाहरण के तौर पे मैं आपको कुछ चंद एग्जांपल्स देता हूँ। अभी जो आपने ब्रीफिंग देखी होगी डायरेक्टर जनरल तीनों सर्विसेज की, उसमें आपने देखा होगा कि हमने एक एयर डिफेंस सिस्टम लगाया इंटीग्रेट करके, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का मिला के। और उसको किससे इंटीग्रेट किया? ये आकाश तीर है। अब आकाश तीर एक डीआरडीओ का बनाया हुआ एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको हमने IACCS, जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है वायुसेना का, उसके साथ इंटीग्रेट किया। सरल भाषा में आपके दर्शकों के लिए, हर 200-200 किलोमीटर के गैप पे हमने 4 लेयर ऑफ डिफेंस लगाए। नेक्स्ट, सबसे जरूरी, जो हमने मिसाइल्स यूज किए हैं ब्रह्मोस,
आपके दर्शकों के लिए। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मस्कवा रिवर की मिलने से बनाया गया था। तो ये रूस ने भारत की मदद की थी और 2001 में हमने ये मिसाइल्स भारत में बनानी शुरू की है। ये मिसाइल्स हर सरफेस से, जमीन से, हवा से, समुद्र से और पानी के नीचे सबमरीन से लॉन्च की जाती है। ये जो मिसाइल्स हैं, इसको भारत ने अपने नेविगेशन सिस्टम जो नेविक है, जो इसरो का बनाया हुआ है, उससे प्रयोग किया। इसकी क्या महत्वता है? हाँ। इसकी महत्वता ये है कि जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसपे अमेरिका का कंट्रोल है, या बाइडू है जिसपे चीन का कंट्रोल है, या ग्लोनास जो इस पे रशिया का कंट्रोल है, हमने वो किसी को भी प्रयोग नहीं किया। हमने अपने ही बनाए हुए नेविक सिस्टम से इस हथियार को मेट करके इसको हमने लॉन्च किया। उससे क्या रहता है कि जो हमारी सीईपी होती है, जो टारगेट पे जो हम वो लेते हैं एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो 1 मीटर की आ गई थी। मतलब कि हमने जो कोऑर्डिनेट्स और जो हमने टारगेट की दिशा जो मिसाइल को या इसको दी है, हाँ। उसके 1 मीटर के दायरे के अंदर अंदर वो जाके स्ट्राइक हुई है। और ये जो है, ये भारत की अपनी क्षमता है। तो इंडिया हैज अराइव्ड, दिस वाज माय हेडिंग एंड आई ऑलवेज से, एंड एयर पावर की हिस्ट्री 10 मई की जो कहानी है, वो 10 साल बाद पढ़ाई जाएगी। हाँ। जब एक रात में 11 हवाई अड्डे सिर्फ 90 मिनट के अंदर 90 मिनट के अंदर निकाल दिए गए हैं। हाँ। अभी हमको इसकी अहमियत नहीं पता। हाँ। अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं सर। वो तो धीरे धीरे निकलकर अभी और भी चीजें सामने आएंगी। एक एक दिन में हर रोज एक नई बात पता लग रही है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, ये जो बात यहाँ पर संजीव कपूर जी कह रहे हैं, मैं जरा इसी पर आऊंगी। शहबाज शरीफ जब देश को संबोधित करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैंने वो स्क्रीन देखी और उस स्क्रीन में लगातार उनके साथ में जो एक फोटो था जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था, उस पर फोटो चल रहा था आर्मी चीफ का उनके। तो ये तो पता लग ही गया था कि वैल्यू क्या है प्रधानमंत्री की, कि वो जीत, अगर वो जिसका जश्न मना रहे हैं किस चीज का, उसके साथ में फोटो वहां चल रहा था। लेकिन ये जो जिहादी मानसिकता जिसकी हम बात, एक बार फिर से मैं उस पर आना चाहूंगी, ये क्या है ये जिहादी मानसिकता जिसका वो ढिंडोरा पीट रहे हैं इतना ज्यादा? रीमा जी, ये सही बात है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसकी जो टर्निंग पॉइंट है वो है ज़ियाउल हक। और उस ज़ियाउल हक ने, क्योंकि भुट्टो ने जब अपना इस्लामिक बम बनाने की बात कही कि हम घास खाएंगे लेकिन हम इस्लामिक बम बनाएंगे और 1000 साल तक हम भारत के साथ लड़ते रहेंगे, उससे लेकर के 1000 साल को ज़ियाउल हक ने टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स किया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मुशर्रफ जो है लगातार ये जितने आतंकी हैं इनको बार बार कहता रहा, ये तो साहब हमारे हीरो हैं, ये हमारे हीरो हैं। और अब जिसे हम लोग आसिम मुनीर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहते हैं, कई लोग उन्हें मौलाना, कई हाफिज, जिस तरीके से वो अपने आप को पेश आते हैं, और वो जो जिहादी माइंडसेट है और जिस प्रकार से उन्होंने ये जो 22 अप्रैल को बर्बरता पहलगाम में देखी, उसी से पहले उन्होंने जिस प्रकार से संबोधित किया और जिसमें उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात की, हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग के रहने, और दोनों जो मज़हब हैं अलग है, लोग अलग हैं, जो फूट डालने की कोशिश की। मुझे लगता है अपने ऑपरेशन सिंदूर ने अपने देश को, भारत को एकत्रित किया और भारत में सब कोई एक मिल करके जो इकट्ठा हुआ और ये बताने के लिए पाकिस्तान को कि हम कभी भी नहीं, किसी तरह से भी पाकिस्तान की इस मानसिकता, इस सोच, इस जिहादी सोच जिनका उनका मोटो ही जिहाद है, उसके साथ हम नहीं खड़े हैं। हमारा नेतृत्व, हमारी सक्षम फौज ने साबित किया कि भारत ऐसे जिहादियों के बरखिलाफ, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सिर्फ आतंकियों के बरखिलाफ है, पाकिस्तान के बरखिलाफ नहीं है, बिल्कुल आतंकियों के बरखिलाफ है। और हमने जो अपने 9 टारगेट्स जहाँ पे आतंकियों के गढ़ थे उनको जो मारा और जिस क्लिनिकल प्रिसिशन से मारा, शायद पाकिस्तान ने भी कभी सोचा ना होगा। और बार बार जो हमारे प्रधानमंत्री कहते रहे कि हम घर में घुस घुस के मारेंगे, उन्हीं के लोगों ने आके कहा कि ऐसे कैसे हो गया कि 25 मिनट के अंदर 24 मिसाइल आकर के पाकिस्तान के अंदर एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुई। वो कह रहे थे कि ईरान ने भी हजारों मिसाइलें फायर की इजराइल के ऊपर, कम से कम सारी के सारे इंटरसेप्ट हुए, 1-2 ही गिरी। तो हिंदुस्तान की 24 मिसाइल 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए। और उसके बाद जो हमला किया पाकिस्तान ने वो हिंदुस्तान पे किया।
तो उसने आतंक के ऊपर नहीं हमला किया, उसने हिंदुस्तान पे किया। और उसने जो टारगेट चुने पाकिस्तान ने, वो अपने मिलिट्री बेसिस और चंद एक गाँव और LOC के साथ, और उसका रिटेलिएशन जो भारत ने किया, मुझे लगता है वो शायद पाकिस्तान संभल नहीं पाया और उसने घुटने टेक दिए। बिल्कुल सर, ये जो आपने बात कही ना, एक बाइट भी सुनाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वहां के पाकिस्तानी जो हैं वो क्या ढिंढोरा पीट रहे हैं, एक बार जरा वो सुनेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो जिसकी हम बात कर रहे थे, जरा एक बार वहां पर, क्योंकि सबूत इसकी इतनी बात हो रही है, लेकिन सबूत तो खुद वहां की आवाम बोल रही है। वहां के लोग बता रहे हैं कि भारत ने आखिर क्या वहां तहलका मचा के रख दिया। एक बार जरा वो सुनते हैं और उसके बाद उसी बात पर चर्चा करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जहां पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर, जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें मौसूल हुई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, आप जो बात कह रहे थे वही है ये? बिल्कुल, ये तो सबूत खुद लोग बोल रहे हैं वहां पर, और क्या सबूत चाहिए इनको? इसमें कोई शक नहीं रीमा जी की पाकिस्तान के अंदर ही आज की तारीख में लगता है कि इस जिहादी माइंडसेट जो उनके चीफ हैं, उनके बरखिलाफ भी आवाज़ उठ रही है। कहीं ना कहीं जो दरार है वो पैदा दिख रही है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 5 बजे एक तरीके से जब हम कहेंगे स्टॉपेज ऑफ फायर या सीज फायर हुआ, उसके 1.5 घंटे के तुरंत बाद जिस प्रकार से फिर से उन्होंने जो इसका उल्लंघन किया, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पर ऐसे रोग एलिमेंट्स आज भी हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान को आतंक की ओर और कहीं ना कहीं उनकी फौज के बरखिलाफ, क्योंकि अपने मुनीर के टेन्योर के अंदर ही पहली बार हुआ कि पाकिस्तान के आर्मी के कोर कमांडर के घर को जलाया गया। और वो जब जलाया गया और जिस प्रकार अब जब भारत ने हमला किया, जिसमें रावलपिंडी, अपना जो जितने भी इनके, चाहे वो लाहौर में थे या सियालकोट में थे या मरी में थे, ये जितने भी टारगेट्स लिए, उन टारगेट्स को देखते हुए मुझे लगता है पाकिस्तान हिल गया। अगर पाकिस्तान हिला, उसने जाकर के अमेरिका पे जाके अपनी गुहार लगाई, ये आप भारत को बताइए कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। भारत का स्टैंड तो बहुत साफ था कि हम बातचीत और आतंक साथ में नहीं हो सकता। आतंक छोड़िए, बातचीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। एयर मार्शल कपूर, कल हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिव तांडव स्तोत्र, वो हमारा एक थीम सॉन्ग बन गया एक तरीके से। आज हमने देखा कि भय बिन होए ना प्रीत, वो तो रामायण की, रामचरितमानस की चौपाई उन्होंने बताई ही, साथ में दिनकर जी की कविता की लाइन भी बता दी। तो हमारा मंत्र जो है वो अब ये है जिसको सबको समझ जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है वो हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए, और जो हमें बांध के रखता है वो हमारी संस्कृति है। कहीं ना कहीं भारत ने एक अपना नया रास्ता बनाया है और हम इसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, ये देशवासी देखेंगे आने वाले समय में। एंड जो भी युवा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी उनसे ये अनुरोध है कि हमें अपने देश पे, हमारे संस्कारों पे, हमारे जो हमारी रहने की प्रणाली है, काम करने की प्रणाली है, उस पर विश्वास रखना चाहिए। ये जो विदेशी इन्फ्लुएंस हमारे बच्चों में आ गया है, जो हम दूसरे देशों से देख के जिस तरह की मानसिकता आ रही है, बच्चों को देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए।
और मैं ये कहना चाहूंगा, और ये जो भी आपने कहा प्रेस ब्रीफ में बताया गया है, ये उसी दिशा में कुछ कदम है। हाँ, मतलब हमारे वेदों में भी वही बात है, और याचना नहीं अब रण होगा, ये तो थीम है ना, कि आप ये मत समझिए कि अगर हम आपसे भाईचारे की बात कर रहे हैं तो वो हमारी कमजोरी है। वो हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि अगर आप हमारे घर में घुसने की कोशिश करेंगे तो हमें पता है हमें क्या करना है, उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो इसीलिए वाइस एडमिरल सिन्हा जी, यही वो बात है, यही वो थीम है भारत की, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में हर देश के लिए है ये तो बात। रीमा जी, वो साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में भी यही कहा है कि जब जब पाप का घड़ा भरेगा तब तब वो इस दुनिया में आकर उस पाप का नाश करेंगे। और उन्होंने अर्जुन को कहा कि उठाओ तो अपनी गांडीव और चलाओ तीर। तो आज वही हुआ है, आज भारतवर्ष का गांडीव जो है वो उठ गया है, और हमारी जो इतनी तकनीकी क्षमताएं बढ़ी हैं उसका एक बहुत बड़ा परिचय दिया गया है। एक बात लेकिन मैं फिर भी आप अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद और ये जितनी संस्थाएं हैं वो भाड़े की संस्थाएं हैं, उनको पैसा देकर काम कराया जाता है। सबसे बड़ा आतंकवादी जो संस्था है वहाँ पे सबसे बड़ी, वो है वहाँ की आर्मी और ISI। और इस बार जो है उनकी जो कमर टूटी है रीमा जी, वो बिल्कुल चरमरा गए हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं, वो लड़खड़ा गए हैं कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ये 9 टेररिस्ट कैंप पर हमला करने के बाद, उनको बर्बाद करने के बाद, अब ये हमारे बैकबोन को तोड़ रहे हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं। तो उससे उनकी काफी घबराहट हो गई है। और मुझे देखिए, ये कहने में कोई नहीं है, जरा भी शंका नहीं है कि जितनी बार हमारे साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद वहाँ पे चेंज ऑफ रेजिम हुआ है। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस बार भी वैसा ही हो, क्योंकि जो जनरल मुनीर कहने में मुझे शर्म आ रही, मैं मुल्ला मुनीर ही कहूँगा उनको। मुल्ला मुनीर जो हैं, उनके संस्था के अंदर, आर्मी की संस्था के अंदर भी काफी मनमुटाव चल रहा है, आपस में झगड़ा चल रहा है। और जो जनरल साहब हैं, वो उनकी पर्सनल देन है ये सब जो नाटक हुआ है। कोई भी जनरल उनका साथ नहीं दे रहे थे। और आपने तो अभी सुना ही जनरल कुलकर्णी से कि वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के विदेश मंत्री जो है वो कह रहे थे, अब जो है आपने भी कहा कि जरा सोशल मीडिया देखकर वो उनको पता लग रहा था कि क्या हो रहा है। जहाँ ये हालत हो वहाँ तो एक रेवोल्यूशन, क्रांति होना बहुत आवश्यक है। नहीं सर, लेकिन ये जो परिवर्तन आप कह रहे हो, नहीं यही बात, ये जो परिवर्तन कह रहे हो सेना में होगा या प्रधानमंत्री बदला जाएगा, क्या लग रहा है? रेजिम चेंज होने की बात है, या तो सेना वहाँ की टेक ओवर कर लेगी या फिर वहाँ पे इमरान खान को निकाल कर बाहर में उनको बिठाएंगे। इमरान खान तो पहले ही जेल में है, उनको तो निकालने की। लेकिन इसी में से कोई एक चीज होगा रीमा जी, और हमेशा हुआ है। लास्ट पॉइंट मेरा ये कहना है कि अभी तो जैसे कहते हैं ना, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर आना पूरा बाकी है। अभी तो हम लोगों ने बहुत सारी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है, अभी तो हम उसका एक थोड़ा ट्रेलर दिखा रहे हैं जैसे पिक्चर में दिखाते हैं। और अभी अगर वो आगे बढ़े तो आप यही समझ जाइए कि हमने जो चारों तरफ से उनको दबोच के रखा हुआ है वो और कहीं न कहीं और ज्यादा कशमकश उनकी बढ़ती जाएगी, और हो सकता है कि उनका देश जो है वो अंदर से ही फूट जाए। एम्बेसडर चक्रवर्ती जी, बिल्कुल अपने आप इम्प्लोड कर सकता है। एम्बेसडर चक्रवर्ती, ये जो बात है ना कि ना सेना के साथ बन रही है प्रधानमंत्री की, ना प्रधानमंत्री की चल रही है वहां पर, ये चीज तो सर 2 दिन में दिखाई दे गई। इस तरफ से बात होती है सीज फायर की, मतलब रोकने की सब कुछ बात होती है, दखल दिया जाता है, बात भी हो जाती है, उसके बावजूद रात को फिर से पाकिस्तान ड्रोन चलाने शुरू कर देता है, फिर मुंह की खानी पड़ती है उसको। तो लग तो यही रहा था कि प्रधानमंत्री ने कुछ तय किया, लेकिन सेना चीफ जो हैं वो कुछ और तय करके बैठे हुए थे। देखिए, वहाँ प्रधानमंत्री कुछ भी तय नहीं करता है, वहाँ पे सेना चीफ ही करता है। जो मुल्ला मुनीर, जो मेरे दोस्त शेखर, एडमिरल शेखर कह रहे थे, उन्हीं का डिसीजन है। इसीलिए अमेरिका से, वॉशिंगटन से पहले तो शहबाज शरीफ को फोन किया, पर उसके बाद बात जब बनी नहीं तो फिर मुल्ला मुनीर को फोन किया, अब जाके सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ। उन्होंने कहा कि आप बात करिए जल्दी से, DGMO को बोलिए बात करने के, क्योंकि हमने कहा कि हम उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। देयर शैल बी नो पॉलिटिकल टॉक्स, आप मिलिट्री लेवल पे बात करें। तो DGMO हमारे जो है वो ही मिलिट्री लेवल के, जो मतलब वो सब देखते हैं।
तो ये मैं समझता हूँ कि वहां पे, पर एडमिरल साहब ने जो कहा उस पर मैं थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहता हूँ कि वहां पे एक चर्निंग तो होना है, क्योंकि जिसने ये डिसीजन लिया है, और सब जानते हैं कि ये शायद मुल्ला मनीर का डिसीजन है, बड़े बड़े एनालिसिस हो चुके हैं कि उसने क्यों लिया है, बलूचिस्तान ये वो बहुत सारी चीजें मतलब उसमें मिक्स्ड है। तो उसने जब ये डिसीजन लिया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी में भी शायद कुछ हलचल जरूर मचेगा। तो कुछ हो सकता है, जैसे रेजीम चेंज की बात जनरल साहब कह रहे थे कि रेजीम चेंज हो सकता है रेजीम चेंज। पर एक चीज मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि रेजीम चेंज भी हो तो सत्ता तो आर्मी के पास ही रही, क्योंकि वो इसको नहीं छोड़ेंगे। वो चाहे शहबाज शरीफ को हटाकर किसी और को डाल दें। इमरान खान के साथ क्या हुआ, वो तो उन्हीं का बनाया हुआ पॉलिटिशियन था, उसको हेल्प किया उन्होंने, सारा मैनिपुलेट किया पूरे इलेक्शन को, तब जाके वो प्रधानमंत्री बना। फिर जब वो मुकर गया उनकी तरफ से तो उसको पकड़ के अंदर कर दिया। ये तो होता रहा है, यही तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है। मुझे लगता है कि इसीलिए कि ये मत सोचिए कि देखिए 71 के हार के बाद पाकिस्तान की आर्मी जो है वो वापस आ गई सत्ता। थोड़ी दिन अलग रही, दूर रही, क्योंकि तब वो मुंह उठा के देखने के काबिल नहीं थे, पर उसके बाद वो धीरे धीरे वो उन्होंने फिर सत्ता पे कब्जा कर लिया। ये जो देश है, ये जो आर्मी है, इन्होंने एक नैरेटिव और हर एक डोमेन में इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस किया हुआ। कभी कभी जुडिशरी को वो बदल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, और धमकी दे के बहुत कुछ काम कराते हैं। तो ये है उनका रवैया, दिस इज देयर पॉलिटिक्स, वी ऑल नो इट। मैं तो कराची में रह चुका हूँ, मैं बड़े कहानियां सुनता था कि इसने ये किया, उसने वो, लोग कहते थे आके। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की जो आवाम है, जनता है, वो बड़े खुले तौर पे मुझे बताती थी। तब तो खैर माहौल अच्छा था, इसलिए वो मिलते भी थे। तो मुझे लगता है कि चर्निंग कुछ जरूर होगा, पर पॉलिटिकल नहीं, आर्मी में चर्निंग होगा। और जैसा मैंने कहा, आर्मी अपना सत्ता, जो भी जनरल आएगा, क्योंकि आर्मी का जो पूरा जो कब्जा है वो कोई भी जनरल नहीं छोड़ेगा। लेफ्टिनेंट जनरल जी 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 ओके, संजय कुलकर्णी जी, यही बात है। एक तो 1971 की बात क्योंकि सर ने कही, तो मैं जरा एक बार उस पर, क्योंकि बहुत ज्यादा एक नैरेटिव ये भी बनाने की कोशिश हो रही है 1971 में ऐसा हुआ, 1971 में, तो अब तो बात हम पीओके की कर रहे हैं ना सिर्फ, और हम कह रहे हैं अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। उस वक्त एक मौका था, हालांकि 1971 और 2025 के भारत में पूरा बदलाव आ चुका है इतने सालों में। आज का नया भारत एक अलग तरह का भारत है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ये जो नैरेटिव एक बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है, थोड़ा सा मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, क्योंकि भारत ने तो साफ कर दिया है कि अब जब बात होगी तो अब सिर्फ पीओके पर होगी और किसी पर नहीं होगी। बिल्कुल रीमा जी, देखिएगा कि 71 की जो लड़ाई थी वो थी फॉर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। अब जो लड़ाई है वो आतंक के बरखिलाफ है, और अभी ऑपरेशन सिंदूर आतंक के बरखिलाफ है। बाकी तो पीओके ही है, पीओके तो हमारा ही है। 26 अक्टूबर 1947 के बाद जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, महाराजा हरि सिंह ने किया, तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो हम क्यों पीओके बोल रहे हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान ने वो जाकर लिया है, वो हमारा है। कि अब लेंगे, कैसे लेंगे, क्या करेंगे, बातचीत उस पर देखेंगे क्या होएगा। लेकिन अब जो लड़ाई है वो आतंक के बरखिलाफ है, तो उस आतंक का खात्मा करना है, जिसका सोर्स और जिसका जो मैं कहूँगा आका है पाकिस्तान की फ़ौज। और वो पाकिस्तान की फ़ौज जो 1947 से लेकर के आज तक या तो डायरेक्ट कंट्रोल में रही या इनडायरेक्टली रिमोट कंट्रोल में रही। तो ये जितने भी हैं आतंकी संगठन, जितने चाहे जैश ए मोहम्मद हो, अलकायदा हो, या द रेजिस्टेंस फ्रंट हो, कश्मीर टाइगर्स हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, ये कोई नहीं, ये सारे के सारे पाकिस्तान के फ़ौज के मुखौटे हैं जो आतंक फैला रहे हैं। तो जब तक हम सोर्स, जैसे प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि कहीं पर भी हो, उसके आका कहीं पर भी हो, उनका सफाया करना सख्त ज़रूरी है। दैट डेटरेंस, दैट
होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। या अगर आपने आतंक और अब तो बात साफ ही हो गई है कि टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज अ एक्ट ऑफ वॉर। अगर हम टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर कह रहे हैं तो पाकिस्तान समझ गया, क्लियर बातचीत हो गई। और अब शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, हम बातचीत करने के लिए किस पे बातचीत करेंगे, कश्मीर और इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। मतलब आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब बात क्या करेगा कश्मीर के ऊपर, बात तो करने का सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, वो जो हम उसको 80% जो पानी दे रहे थे वेस्टर्न रिवर्स में से, हम देखेंगे आगे क्या करेंगे। हम कंट्रोल ऑफ वाटर हमारे पास है, बाकी आगे क्या होगा देखेंगे। पर लेकिन जब तक कंट्रोल, क्यों पाकिस्तान लगातार 1960 से पानी का पूरा फायदा उठा रहा है और खून हमारा बहा रहा है, ये तो चलेगा नहीं ना। पाकिस्तान को इस बात की समझ तो आ गई होगी, सोचता हूँ कि आ गई होगी। तो पाकिस्तान आतंक को भी रोकेगा। और मुझे तो मज़ा तब आया जब मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया और मसूद अजहर ने कहा कि खास मैं भी मर जाता। मुझे भी, हाँ मुझे भी मार देते। लेकिन एयर मार्शल संजीव कपूर जी, ये जो बात आ रही है, बहुत सारी परतें हैं अभी जो हम बात कर रहे थे कि खुलनी बाकी हैं, अभी और परतें खुलेंगी। और क्या क्या हुआ वो लगातार निकल रहा है। आज रात को 8 बजे प्रधानमंत्री भी देश को संबोधित करने वाले हैं। लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसी गुत्थियां हैं जो अभी और सामने आनी बाकी हैं। जी बहुत कुछ। ये मेरी समझ है कि सिर्फ अभी 5% क्षमता हमने दिखाई है। हाँ। अभी 95% क्षमता दिखानी बाकी है। और हम धीरे धीरे पूरी तैयारी करके रेडी खड़े थे। एक मैसेज है हमारे दुश्मनों के लिए और जो हमारी ग्रोथ को, अभी हम आज चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दुनिया में वो भारत को ऊपर उभरता हुआ देख के खुश नहीं है। वो नहीं चाहते कि भारत एक ऐसा देश बने जो कि एक पावर बने। एंड चीन जो देश है वो सिर्फ यूनिपोलर एशिया में अपनी एक पावर बनाना चाहता था कि एशिया में मेरे अलावा और कोई बड़ी पावर नहीं है। तो जब वो भारत को उभरता देखता है तो कहीं ना कहीं, और दूसरा जहां तक मेरी समझ है, ये जो घटना हुई है पहलगाम की, इसका कहीं ना कहीं तार पीछे से ये जो सैंक्शंस लगाई गई हैं अमेरिका और चीन में, कहीं ना कहीं उसकी तार जाती है। क्योंकि इकोनॉमिकली चाइना को दबाया जा रहा है। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। अमेरिका की सारी बड़ी कंपनियां वहां से लोकेट होकर भारत आना चाहती हैं। अब भारत में अगर अनरेस्ट हो, भारत में अगर लड़ाई का माहौल हो, तो वो कंपनियां यहाँ पे लोकेट नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं पीछे जो भी इसको प्लान किए होंगे, ये फैक्टर भी उनके मन में होगा कि भारत को एक अस्थिर सा देश दिखाया जाए जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। और दूसरा, ये जितनी विदेशी देश हैं ये चाहते हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे, उनके हथियार बिकते रहें, उनकी जो आगे की है। एक और पॉइंट जो एम्बेसडर चक्रवर्ती ने कहा उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि पिछले 70 साल से जो भी युद्ध हुआ है उसमें भारत ने हमेशा जीत हासिल की है पाकिस्तान के खिलाफ। बट उनके नैरेटिव में, उनकी बुक्स में, उनके जो वाक्य जो देश को देते हैं वो युद्ध जीते हैं। हाँ, अभी भी सर लगातार यही चल रहा है कि तो हमारी जीत फतेह। सबसे जरूरी चीज आपके माध्यम से जो भी देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए गए, उसका कहीं जिक्र नहीं। उन जनरल न्याजी ने सरेंडर किया, उनकी किताबों में, उनके नरेटिव में कहीं जिक्र नहीं है। बांग्लादेश बना ईस्ट पाकिस्तान हट के 1971 में, उसका कहीं जिक्र नहीं है। वो कितना एरिया हारे, किन किन सेक्टर्स में, 65 में, 71 में, कारगिल युद्ध हारे, कहीं जिक्र नहीं। आप इतनी दूर क्यों जाते हैं? आप कल ही की उनकी ब्रीफिंग देखिए। उनके तीनों आर्मी के जो ऑफिसर्स बैठ के, जो तीनों सर्विसेज के जिन्होंने भाषण दिया, उन्होंने दुनिया को ये बताया कि वो युद्ध जीत गए। उनके देश में जो नैरेटिव अभी फैलाया जा रहा है, कल के भारत ने अपील की, हमने उनके सारे 25-26 हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया, उनके इतने जहाज गिरा दिए, उनका एयर डिफेंस का इतना कर दिया, और वो उन्होंने घुटने टेके। तो हमने एज ए बिग दिस थिंग रिस्पॉन्सिबल कंट्री, हमने भारत को बोला ठीक है, तुम अगर सीज फायर मांगते हो तो हम, तो ये नैरेटिव वो दे रहे हैं। तो ये है एक्चुअल प्रॉब्लम कि दे आर मिसलीडिंग द पीपल एंड पीपल आर बीइंग मिसलेड। तो जब तक एक कॉमन आवाम उस देश का नहीं जागेगा, जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक वो कलेक्टिवली मतलब टेक ऑन नहीं करेंगे, एंड हाउ सिंपल इट इज, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है उसको आपने जेल में डाला हुआ है, और बाकी जो सारी संस्थाएं हैं उस पर आर्मी का कंट्रोल है। तो इवन जो नैरेटिव है, जो ISI
उनके जो एक सेम्बलेंस बची थी उनके देश में, वो था एनएसए। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और जो जीएचक्यू है रावलपिंडी, उसका जो इंटरफेस था पॉलिटिकल और मिलिट्री का, वो एनएसए था। एंड इनवेरिएबली ही यूज्ड टू बी अ रिटायर्ड डिप्लोमैट, अ रिटायर्ड एजुकेशनिस्ट और सम रिटायर्ड जनरल और एनी अदर। अब क्या हुआ, इस बारी इन्होंने आर्मी चीफ ने उसको सर्विंग डीजीआईएसआई को एनएसए बना दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिन पहले एक ऑर्डर निकलवा दिया कि ऑल सिविलियंस वुड बी ट्राइड थ्रू आर्मी एक्ट इन केस वी फाइंड कि वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बिना कुछ किए हुए पूरा ग्रिप देश का उनके पास आ गया है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो प्रेस ब्रीफ है वो शहबाज शरीफ देंगे, जो स्टेटमेंट है वो रक्षा मंत्री देंगे, जो कुछ और बयान देना है वो फॉरेन मिनिस्टर देंगे। हाँ, लेकिन सर ये वाइस एडमिरल सिन्हा जी, यही बात मैं समझना चाहूंगी। आज भी डीजीएमओ के साथ बात होनी थी दोनों देशों के, वो पहले दोपहर में वो टली शाम के लिए, अभी भी कोई ऐसी खबर आई नहीं है कि बातचीत हुई या नहीं हुई। क्या कुछ और स्ट्रेटेजी फिर पाकिस्तान बना रहा है क्या? क्योंकि जो बात चाइना को लेकर आई, आतंकवादी हमले करते हैं, आतंकवादियों का पनाहगार पाकिस्तान है, इसमें भी कुछ चीन का रोल रहा है क्या? देखिए, हो सकता है कि कम से कम इस लड़ाई में ये देखने को मिला है कि तुर्की और चीन ने उनकी काफी सैन्य सहायता की है। भले ही वो ऊपर से वो डिप्लोमेटिकली सही बातें बोलते रहे, लेकिन हमने जितने उनके ड्रोन्स को गिराया है, पकड़ा है, उनकी जो मिसाइलें हमारी तरफ गिरी हैं और एक्सप्लोड नहीं हुई हैं, जिसकी कि अभी जांच हो रही है, हमारे डीआरडीओ वाले कर रहे हैं, वो सारे चाइनीज हैं। तो वो तो आप, मैं कई बार कहता हूं कि पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना है। उसको मैं पीआर ऑफ चाइना बोलता हूँ, क्योंकि उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। और आप चाहे कोई बंदरगाह ले लीजिए या कोई हवाई अड्डा ले लीजिए, वेपन सिस्टम ले लीजिए, यहाँ तक कि इकोनॉमी उनकी अपनी नहीं है। और ऐसा है कि कुछ शहरों में तो जो चाइना की जो करेंसी है रेनिम्बी युआन, वही चलती है। खासकर ग्वादर में आप जाइए, शरेआम बाजार में आप खरीद सकती हैं युआन से। तो ये कहना है कि वो तो एक वो खोटा है। वो पाकिस्तान जो है, चीन जो कोई भी नए उपकरण बनाता है तो चीन चाहेगा कि उसका जो है टेस्ट हो जाए, उसको देखा जाए कि वार में कैसे उसका कैसा उसका रहा है, यूज करने का क्या फायदा हुआ है, क्या उसकी कोई हमारे साइंटिफिकली हम एडवांस हुए हैं कि नहीं। तो उनके पास वही 2 कंट्री है जिसमें कि वो ट्रायल करवाते हैं, और एक कंट्री है पाकिस्तान, और वो ट्रायल करता है सिर्फ एक देश के साथ, वो है भारतवर्ष। और जब भी उनको मुंह की खानी पड़ती है तो चीन वहां से उनको लगता है कि हमें और कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक गेम है रीमा जी, जो कि चला आ रहा है कई वर्षों से और अभी भी चलता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि आप जितनी बार आतंकी हमला करेंगे हम उसे एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, तो इसकी मूल चीजें समझने की कोशिश करनी चाहिए हमारे दर्शकों को। पहले था कि हम आतंकवाद पर हमला कर रहे थे, अब प्रधानमंत्री ने उसको लिंक कर दिया है आर्म फोर्सेस के साथ, कि इसका मतलब है कि हम ये जानते हैं कि ये तुम्हारे आतंकी को कौन पाल रहा है, सबसे बड़ा आतंकवादी तुम्हारी सेना है, इसीलिए जब भी आतंकी हमला होगा तो हम तुम पर हमला करेंगे। जब कहते हैं कि हम उनको वॉर, वी विल ट्रीट इट एज अ वॉर अगेंस्ट द नेशन, इसका मतलब कि आप वहां की सेना से लड़ाई करने वाले हैं। तो इस बार जो है खुलेआम इसलिए संबंध जो है वो सरकारी रूप से उसको प्रकट कर दिया गया है भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने, कि आपका जो है ये आतंकवाद जो है, उसकी जो बैकबोन है, हम उसी को अटैक करेंगे। और ये सही बात है। चीन का, तुर्की का भी उसमें बहुत साथ है, आपने देखा ही जितने सारे इक्विपमेंट है। तो ये कहना कि उनका हाथ नहीं है, कहीं न कहीं या तो मनोबल कह लीजिए, अब तो वो सामग्री से भी देख लेंगे, उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं। ठीक है, एम्बेसडर चक्रवर्ती, फाइनल कमेंट मैं आप ही से लेना चाहूंगी, क्योंकि आपका पाकिस्तान में रहना और वहां पर आपने तमाम चीजें देखी, हालांकि तब में और अब में फर्क आ चुका, आपने खुद ही कहा, लेकिन आतंकवाद का पनाहगार बनना, आर्मी का पूरा होल्ड होना, पिस तो आवाम रही है। तो वहां की आवाम आखिर रिवोल्ट के मूड में आपको लग रहा है अब आ चुकी है, क्योंकि पानी अब नहीं मिलेगा, तमाम सुविधाएं नहीं मिलेंगी, इतनी जगह जो क्षति हुई है, इतनी जगह जो तोड़फोड़ हुई है, खंड खंड हुआ है पाकिस्तान, एक तरफ बलूचिस्तान से हो रहा है तमाम चीजें। तो क्या लग रहा है आपको कि आवाम अब रिवोल्ट के मूड में आ गई है क्या? देखिए, मुल्ला मुनीर ने जो किया, इसका एक बड़ा फंडामेंटल रीजन ये है कि वो खुद ही मतलब अनपॉपुलर हो रहा था। द आर्मी वाज गेटिंग अनपॉपुलर,
और वो बलूचिस्तान में मार खा रहे थे, उधर डोरेंट लाइन के भी उधर भी मार खा रहे थे। तो उनको कभी कभी लगता है कि अगर देखो, अगर आवाम को हमने मतलब एकजुट करना है तो वी मस्ट हैव अ नेशनल काइंड ऑफ एन इमरजेंसी, और जो युद्ध छेड़ दो, इंडिया के साथ टेररिस्ट अटैक करा दो, इंडिया जब कुछ रिप्लाई करेगा तो हम बोलेंगे कि बड़े भाई वी आर इन डेंजर, आर्मी इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच कैन प्रोटेक्ट पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है। इस तरह का जो नैरेटिव है ये बड़ा पुराना नैरेटिव है, कोई नई बात नहीं है। पर पाकिस्तान के लोग जो है, they have yet to cross that Rubicon. Imran Khan's people came very close. कभी पाकिस्तान के हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि पीटीआई के लोग एक लाहौर कोर कमांडर के घर में घुस के उसका तहस नहस कर दिया और कैंटोनमेंट में घुस के उन्होंने किया। ये तो मतलब इस तरह की मतलब जो इवेंट्स थी उसमें भी आर्मी का अभी घबरा गया जी। पर आज होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता जाहिर तौर पर सर। अल्टीमेटली द अनपॉपुलैरिटी ऑफ द आर्मी इज गोइंग टू गो अप। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी लोग, शुक्रिया बहुत बहुत हम हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए अब इंतजार रात 8 बजने का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। क्या बातें वो सामने रखते हैं, काफी अहम रहने वाली है, सबकी निगाहें उस पर लगी हैं। और दूसरी अहम खबर इस वक्त जो आ रही है कि बीजेपी पूरे देश भर में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए तिरंगा यात्रा निकालेगी। उनके तमाम नेता, सांसद और तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। तो इस वक्त की 2 अहम बड़ी खबरें, रात 8 बजे का इंतजार कीजिए और प्रधानमंत्री को सुनिए। फिलहाल 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।